जय हिंद, सभी को मेरा नमस्कार। तो आज हमारे साथ हैं आदरणीय अधिकारी, भर्ती या कर्मचारी बोल सकते हैं अपन उसको। इसके ऊपर जो भर्ती हुई है, शानदार सर का काम रहा है। देखो सर, दो चीजें होती है इसमें, सभी से ये कहूंगा कि अगर आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं ना, तो उन पे थोड़ा बहुत जो है वैचारिक मतभेद या ऐसे हो सकते हैं। तो उनको अपन ये नहीं कह सकते हैं कि भाई सामने वाला गलत है। अपने कोई भेद मतभेद है तो सर का पहली बार सर मेरे को ऐसा लगा है कि यहाँ पर आकर के हम डायरेक्ट बात हम अध्यक्ष साहब से इतनी फेस टू फेस और कर सकते हैं, इतने ग्राउंड लेवल के जो हमारे जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है उनको भी सर ने अलाउ किया। तो ये मेरे को इस टाइम लाइफ में बहुत बड़ी खुशी हुई है और सारे प्रश्न बिल्कुल हम करेंगे। तो सर थोड़ा सा आप सभी साथी जुड़े हैं तो थोड़ा सा संदेश एक बार। हाँ, सभी को नमस्कार, सभी युवाओं को जय हिंद। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपसे मुखातिब हूँ और मैं पूरी प्रयास करूंगा कि सारे जो सवाल मुझसे पूछे जाए उनका मैं क्लियर आंसर दे पाऊँ, और जिसका मैं नहीं दे पाऊंगा मैं प्रयास करूंगा कि बाद में कभी उसको मैं बता पाऊँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सबसे बड़ा प्रश्न जो कि अभी वर्तमान में बना हुआ है, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी उसके लिए धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने ही ये जो लागू किया या घोषणा करी है बजट में। सर चतुश्रेणी भर्ती बहुत बड़े पदों पे है, 54,000 पदों पे, और अभी वर्तमान में भी और बहुत सारी भर्तियां चल रही है। अभी आदरणीय मोदी जी आ रहे हैं 28 तारीख को, तो वहां पर भी इस नियुक्ति पत्र बांटेंगे। हो सकता है कि उनमें भी चतुर्थ में भी उनमें उधर सिलेक्शन हो जाए। बिल्कुल। तो ये तो अभी डिग्री में बच जाएगा, लेकिन सर जैसे नियुक्ति हो जाएगी उसके बाद भी जैसे बहुत सारी भर्तियां हैं, उनके बच्चे 3 महीने में खाली कर देंगे, 1 महीने में खाली कर देंगे, तो नई भर्ती इतनी जल्दी नहीं आ पाएगी। तो हम चाह रहे हैं कि सर उसी 2 गुना की लिस्ट में से उन्हीं बच्चों का चयन हो जाए। तो इस पे सर आप और आप युवाओं के लिए थोड़ा सा सर, क्योंकि युवा चाहते हैं कि अलग राज्य सर जो प्रयास करेंगे ना वो बहुत मजबूत प्रयास होंगे। नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे भरोसा जताने के लिए। तो अब जैसा आपने देखा होगा कि बजट में अनाउंसमेंट भी हुआ था, सरकार ने अनाउंसमेंट किया है कि अभी जो वेटिंग लिस्ट होगी उसका पीरियड बढ़ा के 1 साल कर दिया जाएगा, और जो कैंडिडेट्स बीच में छोड़ देते हैं सर्विस को 1 साल के दौरान में, उस सीट को भी उसको बैकलॉग में नहीं भेज के बजाय उसके ऊपर अपर सिलेक्शन करेंगे, वेट लिस्ट से लेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा निर्णय सरकार ने लिया है और इसके लिए राज्य सरकार बधाई की पात्र है। इससे काफी हद तक जो बेरोजगारी की समस्या है उस पर असर पड़ेगा, और उससे बड़ी बात यह है कि जो सरकार में खाली पद रह जाते हैं कई कारणों की वजह से, टेक्निकल कारणों की वजह से, वो भर जाएंगे और उसका व्यय का भी थोड़ा बचत होगी। लेकिन चूंकि ये भी निर्णय हुआ है, इसका इफेक्टिव डेट क्या होगी इसके बारे में अभी मुझे पूरी सूचना नहीं है। और आपने मुझे विज्ञापन भी दिया बच्चों ने कि ये इसकी चतुर्थ श्रेणी की भर्ती में लागू होना चाहिए वाला जो नियम है, तो उसके बारे में मैं आपको कंफर्म नहीं कर पाऊंगा। मैं चेक करूंगा डिपार्टमेंट डीओपी से कि भाई ये कब से लागू किया जाएगा और क्या ये उन भर्तियों पर लागू होगा जो कि पहले ही जिनके एग्जाम हो चुके हैं, जिनके नोटिफिकेशन आ चुके हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि राज्य सरकार खुद ही चाहेगी कि जितना जल्दी लागू हो सके हो। यदि वो नहीं कर पाएगी जल्दी लागू, तो उसका कारण होगा सिर्फ लीगल इश्यूज की वजह से हो सकता है कि वो उसको तभी लागू कर पाए जो बाकी भर्ती इसके इस निर्णय के बाद आएंगी। मैं फिर भी प्रयास करूंगा मेरी तरफ से कि इसका जितना जल्दी लागू होने का इसका हो पाए तो अच्छा रहेगा। पहले कोई ऐसा नियम आपके ध्यान में है क्या जो मतलब ऐसे बजट में घोषणा होगी और वर्तमान जो भर्तियां चालू है, जैसे मान लो बजट घोषणा से पहले ही कोई भर्ती आ गई और उस पर ऐसा कोई लागू हो, ऐसा कोई नियम होता है कि हम सरकार पे या जो भी हमारे पब्लिक डोमेन में है उनसे हम निवेदन कर सके और दबाव बना सके कि अभी इस बड़ी भर्ती से लागू करें, ऐसा कुछ ध्यान में आपको? नहीं, जैसे अभी एक नियम था 6 महीने की वेटिंग लिस्ट को 1 साल बढ़ाने का, तो वो उसी पर हमने क्लैरिफाई किया था। वो उस अनाउंसमेंट के बाद उन भर्तियों पर लागू होगा जिनका नोटिफिकेशन उस डेट के बाद में दिया जाएगा। पहले 6 महीने का वेटिंग लिस्ट था, उसको 1 साल कर दिया गया था, तो वो जो नियम है उसके बाद ही लागू होगा। तो ऐसा मेरा सोचना भी यही है, क्योंकि सरकार खुद ही चाहेगी जितना जल्दी लागू हो सके हो, मगर लीगल कारणों की वजह से होता है कि इसको वो जल्दी लागू ना कर पाए। तो उसको चेक करना पड़ेगा। हमारा प्रयास होगा कि यदि इस पर लागू हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी, सोने को सुहागा हो जाएगा। जी सर, 4th ग्रेड पे तो काफी प्रश्न हैं बच्चों के। और सर एक जैसे स्क्रूटनी, अभी जैसे 2 गुना वालों का ले रहा हूँ मैं, जैसे अभी 2 गुना वालों ने स्क्रूटनी फॉर्म भरा है, उनमें जैसे मान लो किसी भाई से गलती हो गई, एक मित्र से सर बहुत गलती हो जाती है, तो उनको जैसे डीवी के टाइम में कोई दिक्कत का सामना करना पड़ेगा? मैंने पहले भी इसके बारे में क्लैरिफाई था। यदि स्क्रूटनी फॉर्म में ज्यादातर डेटा अपन पिकअप करते हैं ओटीआर से ही, आपने जो फॉर्म भरा है डाटा सीधा वहीं से फैच होता है, और उसके बाद भी अपन कुछ गलतियां कर देते हैं, तो मुझे लगता है कि उसमें ऐसी परेशानी की आवश्यकता नहीं है, आप परेशान ना हो। मैंने पहले भी क्लैरिफाई किया था कि जब आप डीवी के लिए आएंगे तो आप अपना एफिडेविट देकर अपनी गलती को सुधार सकते हैं। अच्छा, एफिडेविट से मतलब कोई जाएगा तो नमस्कार सर, आपने हमें मौका दिया। सर आप हालांकि नवाचारों के लिए जाने जाते रहे और आपने स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत शानदार काम किया है, लेकिन नवाचारों के लिए कभी अच्छी आवाजें भी उठती हैं तो कभी कभार बुरी भी उठती हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स का आप जानते हैं जब उनके लिए अच्छा हो रहा होता है तो आप हित में होते हैं, और जब लगता है कि कुछ मामला नीचे जा रहा है तो फिर वो आपके लिए कुछ अलग आवाज उठा देना शुरू करते हैं। लेकिन सर कुछ नवाचार, जैसे हमें सुनने में आया था कुछ जैसे फॉर्म में गलतियां हो गई और उस समय लोग जान नहीं पाए, क्योंकि
आप फॉर्म भरने के बाद में तैयारी के फेज में होते हो और उस समय अक्सर आपको नहीं पता होता है कि फॉर्म में आपने कहाँ गलती की है, कैसे गलती की है, और जो गलतियां लोगों को पता चल रही है, खासकर अगर देखा जाए कुछ स्पेशल कोटा जैसे बेडो का हुआ, चाहे एक्स सर्विसमैन का हुआ, चाहे स्पोर्ट्स वाले हुए जिनकी कट ऑफ बहुत ज्यादा कम गई है, अब को पता चल रहा है कि हम गलती कर चुके हैं। यदि हम जनरल में ना होने की बजाय इससे स्पेशल कैटेगरी में या विशेष कैटेगरी में होते तो हमारा सिलेक्शन बहुत अच्छे से हो रहा है। जैसे बेडो की कट ऑफ 0.0035 कुछ ऐसा ही, एक्स सर्विसमैन की सारी चीजें सर उनसे सर बहुत लोगों से गलतियां हुई है। और हालांकि बेडो की स्थिति आप जानते हो कि वो डाइवोर्स फिर भी इंसान मतलब बाई चॉइस होता है, पर बेडो तो कहीं ना कहीं भगवान के द्वारा एक तरह से आपदा के तौर पे ही होता है, तो उस समय मुझे नहीं लग रहा कि उनकी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी होती है। सर उनसे गलतियां हुई हैं और बहुत बड़ी मात्रा में हुई हैं, तो उनके लिए सर कोई स्पेशल प्रावधान? तो एक्चुअली फिलहाल तो प्रावधान नहीं है, लेकिन हमारा प्रयास है कि हम जो करेक्शन होता है, फॉर्म करेक्शन होता है, उसको हम या तो परीक्षा के बाद खोलें, ताकि बच्चे का जब जब एडमिट कार्ड बच्चे के पास आता है, उसके हाथ में जब एडमिट कार्ड आ जाता है, तो बच्चा देख लेता है कि मुझे किस कैटेगरी में डाला गया है। बिल्कुल। क्योंकि उसने जब वो भरता है ई-मित्र के द्वारा, तो ई-मित्र उसको मान लो ईडब्ल्यूएस नहीं लिखता, या उसको ओबीसी एमबीसी नहीं लिखता, तो कम से कम हाथ में आ जाता है, तो पता पड़ जाता है कि मेरे को मैं मेल हूँ कि फीमेल हूँ, कि मेरा क्या भरा हुआ है। तो एक हमारा भी इस पे विचार चल रहा है कि इसको हम जो फॉर्म करेक्शन पहले कराते थे परीक्षा के बाद, वो भी दोबारा शुरू कर दें, ताकि बच्चे को एडमिट कार्ड दिख लिया होगा। दूसरा हमारा प्रयास चल रहा है, वो एक नवाचार होगा कि हम जब बच्चा फॉर्म भर लेता है, तो हम उसका एक डमी एडमिट कार्ड जारी करें, और वो एडमिट कार्ड उसके ईमेल एड्रेस पर आ जाए, और बच्चा फिर चेक कर ले कि मेरे एडमिट कार्ड में मेरे बारे में क्या लिखा हुआ है, कि मैं मेल हूँ, फीमेल हूँ, मेरी कौन सी कैटेगरी है, सब डिटेल्स। तो उससे क्या होगा कि फिर बच्चे को, लेकिन फिर भी बच्चे को चौकन्ना रहना पड़ेगा। यदि बच्चा चाहे कि खाली ई-मित्र देखे, तो फिर संभव नहीं हो पाएगा। तो दोनों चीज विचार चल रहा है। जैसे ये हमारा हो जाएगा, फिर शायद ये परेशानी खत्म हो जाएगी, क्योंकि फिर बच्चे को पहले से पता पड़ जाएगा फॉर्म करेक्शन करने से पहले कि मेरे फॉर्म में मैंने क्या क्या डिटेल्स भरी है, क्या वो सही है कि गलत है। बिल्कुल। सर मेरा दूसरा सवाल भी सर आपके नवाचारों से ही रिलेटेड है। मतलब बच्चे देखा है जैसे कई बार होता है कि आप सर्दियों में ये ड्रेस कोड है आपका, गर्मियों में ये ड्रेस कोड है, अक्सर करके सर्दियों में आप जूते पहनने की आजादी दे देते हो और गर्मियों में बोलते हो भाई इसकी वजह से शायद नकल होगी, इसलिए आप क्लास के बाहर उतारने पड़ेंगे, या जो भी आपका एग्जाम हॉल है उसके बाहर उतारने होंगे। तो बच्चे बोलते हैं सर ये तो चलो ठीक है, अपने समय पे जैसी आवश्यकता है उस हिसाब से चलता रहता है, लेकिन आलोक राज जी ने क्या ऐसे कुछ नवाचार किए हैं जो बोर्ड के अंदर यदि कुछ अधिकारी भ्रष्ट हैं, जैसे अभी कुछ समय पहले माथुर साहब पकड़े गए, तो इनको पकड़ने के लिए कोई स्पेशल नवाचार किए होंगे, सब इनको ही पकड़ पाए, क्योंकि जहां पे बैठे हैं अपने नीचे ही एक बार कम से कम सफाई हो जाए तो बेहतर है। सबसे पहली बात तो आपने बोला कि जूते उतारने के बारे में, तो जूते उतारने का कोई भी नियम नहीं है। जी। वो आमतौर पर बच्चे खुद ही उतार के जाते हैं कक्षा के कक्ष के अंदर, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, जूते अलाउड है। यदि वो टखने से नीचे के जूते हैं तो आप पहन सकते हो उनको। तो वो पहली बात। और नवाचार बहुत सारे किए, और आपको बताना चाहूंगा, जैसे ही मैं यहाँ पर इस बोर्ड में आया था, तो मैंने आते ही यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पोस्टर लगाए थे, अभी भी लगे हुए हैं, कि आप यदि कोई आपसे रिश्वत मांगे तो आप फौरन उसकी सूचना दो। मुझे आया यहाँ पर करीबन 2.5 साल से ऊपर हो गया, मैं वेट कर रहा हूँ एक पहले कॉल का, पहले मैसेज का, किसी भी शिकायत का, कि मुझे बोले कि साहब यहाँ पर फलाना आदमी रिश्वत ले रहा है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जिसमें मुझे शक होता है या मुझे लगता है कि आदमी सही नहीं है, तो मैं कोशिश करता हूँ उसको निकाल दूं। माथुर साहब का मुझको कोई पता नहीं पड़ा कि उसके बारे में कि उन्होंने ऐसा किया था, और मेरे सामने उन्होंने काम सही किया था, और जब मेरे सामने काम सही कर रहे हैं, सिंसियरली कर रहे हैं, कोई गड़बड़ नहीं हो रही है, तो फिर मुझे कोई भी हक नहीं बनता कि उसको निकाल के फेंक दूं। और पुराने केस में मुझे मालूम नहीं था कि उनका इसमें क्या रोल रहा था, और इस पूरी कार्रवाई को स्टार्ट करने में मेरा ही रोल है। जैसे मुझे पता पड़ा सर इंसिडेंट हुआ था 2019 में, तो सबसे पहले मैंने ही एसओजी को लेटर लिखा है, ये मेरे ही पहल पर हुआ है, और उसमें टाइम लगा क्योंकि उनको भी कुछ जांच करनी पड़ती है, पकड़ने पड़ते हैं लोग, इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ती है। तो आप ये सोचें कि आप बोल रहे हैं नवाचार की, मेरा यही नवाचार है कि मैंने खुद ने इस पर एक्शन लिया लिखित के अंदर, तभी जाकर तो एसओजी ने इनको पकड़ पाया। तो हमारा प्रयास रहता है कि हम सबकी खबर रखें, तो मैं पूरा प्रयास करता हूँ सबकी खबर रखें, लोगों से पता करता हूँ, टेलीफोन के जरिए पता करता हूँ, सारा पता रहता है। तो हमारा प्रयास रहता है। उसके बाद भी, और दूसरी बड़ी बात, मेरा जो सिस्टम है, हमारा एसओपी बहुत अच्छी बनी हुई है, और उसमें मेरा पूरा भरोसा है। और जो हमारी एसओपी है उसके अनुसार जो ओमार शीट का सारा काम माथुर साहब के हाथ में नहीं है, किसी हमारे स्टाफ के हाथ में नहीं है, ये सारा काम एक सिविल एजेंसी करती है। वो हमेशा हर जगह ऐसे होता है, सिर्फ यहाँ नहीं, कर्मचारी चयन बोर्ड में नहीं, चाहे वो दूसरी एजेंसी हो, रिक्रूटमेंट एजेंसी हो, चाहे वो दूसरे बोर्ड हो, चाहे वो दूसरे पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे वो दूसरे जो भी कोई हो, हर जगह पर ये सारे काम जो होते हैं बहुत मोस्ट कॉन्फिडेंशियल, इसको सरकारी कर्मचारी नहीं करते, उसको एक प्राइवेट एजेंसी करती है। और मेरे को मेरी प्राइवेट एजेंसी पर पूरा भरोसा है, और मैंने खुद ने सिलेक्शन करके उनको लगाया है, तो इसलिए मुझे भरोसा है। इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ आपको इतने भरोसे से कि कोई भी उम्र शीट नहीं बदली गई है। कोई भी जो बोल रहे हैं लोग चतुर्थ श्रेणी में 10,000 20,000 उम्र शीट बदली कर दी गई, तो आपको 10-20 नाम देने में पसीने छूट गए लोगों के। जो नाम दिए उनके मैंने सारी डिटेल्स मैंने बता दी, किसने पशुपचन में कितने कितने जो बैठे थे उनके कितने कितने मार्क्स आए थे। तो अब बोलने को आप कुछ भी बोल सकते हो, ट्विटर पे बोलना बड़ा आसान होता है, ट्विटर पे बोलकर भाग जाना बहुत आसान होता है, लेकिन ग्राउंड पर और पूरी मीडिया को पूरा पता है, और मैंने मीडिया को पूरा बोल रखा है कि आप चाहो जब आप किसी का भी नंबर ले लो, किसी का एड्रेस ले लो, किसी से बात कर लो, आप किसी का रोल नंबर लेकर आ जाओ, नाम लेकर आ जाओ, पूरी डिटेल्स आपको दे देंगे। आप जांच कर सकते हो, पता कर सकते हो, जासूसी कर सकते हो, ठीक है कि नहीं। और ये आप जो पता कर पा रहे हो कि वीडियो में इतने परसेंट नंबर आए,
और चतुर्श्रेणी में इतने नंबर है, कैसे पता पड़ा आपको? सर कोई लॉजिक नहीं है। नहीं, आप कैसे पता पड़ा? ये हमने नवाचार किया आपको, हमने उनकी मार्कशीट आपको दिखाई, हमने आपको उनके सबके रिजल्ट पूरे दिए, का रिजल्ट निकाला, वीडियो का सब बच्चों का रिजल्ट निकाला, उनके कितने मार्क्स आए, पोजीशन क्या थी, तभी तो कर पा रहे हो आप। ये तो हम ही तो बता रहे सारी आपको डिटेल्स। हम बता के फिर क्यों चाहेंगे करना? यदि हमको फर्जीवाड़ा करना होता, करवाना होता, तो हमें फिर नवाचार तो करते हैं, आपको पूरे मार्क्स देने का, डिटेल्स देने का, मेरिट बताने का, मार्कशीट दिखाने का पूरा भरोसा है हमको। अभी कुछ दिनों में हम आपको मार्कशीट देंगे जूनियर इंजीनियर एग्जाम की, जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम की, आपके जो वीडियो एग्जाम था, पटवारी एग्जाम था, सबके हम आपको मार्कशीट दे देंगे, आप जांच कर सकते हो। सर ओमार से रिलेटेड अभी जो टॉपिक चला, इसमें मेरे को एक दो क्वेश्चन है सर। ओमार की जैसे आप पहले तो जैसे सर ब्लैक पट्टी लगा दी थी कि भाई साइन वगैरह हम नहीं करेंगे, उसमें सर फिर बाद में हमने लोगों को लगा कि यार थोड़ा साइन का ऐसा रहेगा कि वहाँ पर किसने साइन कर दी, मान लो ओमार कोई चेंज हो रही है तो वो तो अपलोड तो वहीं से होगी, तो इस पर हमने थोड़ा दबाव बनाया था। आपका सर बहुत ही शानदार फैसला था कि आपने काली पट्टी हटा दी। अब कोई युवाओं के मन में ये नहीं रहा कि भाई आलोक राजी सर किसी स्टाफ को या इस तरह या किसी को बचा दिया, आपका सर बहुत ही शानदार निर्णय रखा, आपने बोला बहुत बढ़िया ये बात मानी। एक सुझाव है सर, अगर आपको उचित लगे तो उसको स्वीकार करना। इस भर्ती के लिए तो नहीं कहूंगा, नहीं तो अभी बहुत सारे बच्चे नाराज हो जाएंगे। आने वाली भर्ती के लिए कि जो सर ओमार वहाँ पर जो परीक्षा केंद्र होता है स्कैन कॉपी, उसमें भी सर एक थोड़ा सख्त नियम लागू किया जाए कि ये ओमार सीट जो स्कैन कॉपी आपको बच्चों को दी जाती है, रीडेड कॉपी, ये आप हमेशा रखें जब तक आपका एक गुना में फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक। क्योंकि डीबी प्रोसेस जो होता है ना सर, उसमें आप बच्चों के जो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवाते हैं वो कार्बन कॉपी में अपलोड करवा लो, उससे क्या होता है कि मैचिंग हो जाती है सर कि भाई हाँ ओरिजिनल कॉपी से कोई छेड़छाड़ तो नहीं करी किसी ने वहाँ। ऐसा सर थोड़ा सा अगर सुझाव हो तो डीबी भी हो जाएगा। मान लो उस बच्चे की मार्कशीट खो जाए, फिर क्या करना पड़ेगा? तो सर वो अपन आपने सर उसमें लिख रखा है। नहीं, आप बताओ फिर क्या उस बच्चे को अपन अपात्र कर सकते हैं घोषित? तो सर वो स्पेशल सर आप लिखेंगे ना तो कैसे हो जाएगी? नहीं खो सकती है ना, क्यों नहीं खो जाते? लोगों की तो पूरी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट खो जाते हैं, वो मार्कशीट क्यों नहीं खो सकती? एक बेरोजगार युवक की बेचारा दर भटक रहा है, वो जगह जगह पढ़ाई कर रहा है, कोचिंग कर रहा है, क्यों नहीं खो सकती वो मार्कशीट? नहीं, मान लो खो गई तो क्या करना? बस सीधे बता दो आप। यदि आपको लगता है कि उसको अपात्र कर देंगे, सारे बच्चे राजी होते हैं तो वैसा कर दूंगा, तो नहीं होंगे। आप ये कहना सब आसान होता है, कुछ बच्चों की जो कॉपी जैसे मान लो कोई गाय भैंस खा जाती है सर, वो बच्चे कहते हैं नहीं जो पैसा है बेटा, ये मार्कशीट होती है ना, एक डॉक्यूमेंट तो है, पेपर ही तो है, ये परीक्षा हो चुकी है, हमने तो दिया हुआ ही है। हमारी जो नोटिफिकेशन लिखा हुआ है कि इसको आपको सेफ रखना है अपने पास में, ये बकायदा हमारा ऑर्डर है। पर सिर्फ ऑर्डर देने से काम नहीं होता। कल को मान लो बच्चे से खो जाए, वो फट जाए, कुछ हो जाए, बारिश में हो जाए, चूहा खा जाए, कुछ आ जाए, तो फिर उसको फिर अपात्र करोगे क्या? यदि अपात्र नहीं करोगे तो फिर आप उसको फायदा कुछ नहीं रखने का, बोलने का है ना। इसमें एक और प्रश्न देखा गया कि सर बच्चों से ऊपर रोल नंबर क्या लिखते हैं, नीचे बोला अलग हो जाता है, और बहुत सारों से शपथ गलत हो जाती है। जैसे मान लो XYZ कुछ भी हो, इसमें कोई प्रावधान है क्या नंबर कटने के? ऐसा सर हम सुनते आए हैं, अभी तक ऑफिशियल हमको भी नहीं पता चला। सारी बातें पता होने की आवश्यकता नहीं है। हमारा प्रयास करते हैं कि हम हमारे बच्चों का जो ध्यान रखा जाए, इसमें नंबर कट सकते हैं। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि आप पूरा प्रयास, मतलब सर हालांकि आप नंबर काटते नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार आप रोल में पता कर लिए, सारे स्कैन कर लिए, सारा रिजल्ट दे दिया, उसमें कोई इशू नहीं हुआ। तो एक बार एक जो जीटी परीक्षा हुई थी, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट परीक्षा, उसमें शिक्षक के सिग्नेचर भी नहीं थे और कर्मचारी सिग्नेचर नहीं थे, तो काफी बड़ा इल्जाम लगाया गया हमारे ऊपर कि अब सारी मार्कशीट बंदी हो जाएंगी, और ये जानबूझकर किया गया, जबकि एक प्रिंटिंग मिस्टेक थी। और उसके बाद जीटी एग्जाम भी हो गया, उसका रिजल्ट भी हो गया और सब कुछ पता भी पड़ गया हमको। एक भी कंप्लेंट इसकी नहीं आई कि फलाने की मार्कशीट बदली हो गई या फलाने का सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये सब इल्जाम लोग लगाते रहते हैं, और ठीक है, उनकी गलती नहीं है, क्योंकि वो उनको लगता है कि वास्तव में गलती है तो बोलना उचित भी है, और हमारा प्रयास था कि गलती को दोहराए नहीं। तो लेकिन हमेशा आपको मंशा देखनी चाहिए कि जो आदमी कर रहा है उसकी मंशा क्या है। गलती तो करते हैं, जब 100 काम करोगे तो 5 काम गलती होंगे, हमारी मंशा हमारी कभी गलत नहीं रही। नहीं सर, आपकी मंशा पे हमें कोई शक नहीं है, लेकिन सिस्टम एक होता है ना प्रोसेस के लिए सर, सारा काम आपके हाथ में नहीं हो सकता है। जैसे मान लो आपके स्टाफ इतने सारे हैं, आपके पास स्टाफ की कमियां भी हैं, हो सकता है कि कोई गलती हो जाए, मानवीय त्रुटि हो जाए, लेकिन हो सकता है कि कोई जानबूझ के त्रुटि भी करते लोग, वो चीज पे सर उनको शंका रहती है। बाकी आपकी मंशा पे हमें कोई शंका नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जानबूझ के हमारे कोई भी आदमी ऐसा नहीं है स्टाफ के अंदर जो कि जानबूझ के गलती करेगा। यदि गलती होती है तो मानवीय भूल होती है, लेकिन जिम्मेवार इसके लिए मैं हूं, क्योंकि मैं चेयरमैन हूं बोर्ड का, तो चाहे कोई भी गलती करे, जिम्मेवारी मेरी है। सर एक प्रश्न ये है कि जैसे 4th ग्रेड का तो हो गया है, 3rd ग्रेड के अंतर्गत जो अभी सर हमने शुरू से मुद्दा उठाया था, क्योंकि इसमें मेरे को कॉमन बहुत लगे थे। एसटीसी बीएड वाले जो बच्चे हैं वो काफी लॉन्ग टाइम से तैयारी करते हैं, एक भर्ती में नहीं हुआ, दूसरी में नहीं हुआ, तो उन्होंने सबने क्या हुआ, आजमाया किस्मत यहाँ पे 4th ग्रेड पे, ये हमारा कहीं नहीं हो रहा तो 4th ग्रेड में हो जाए। तो सर नियुक्ति पहले हो जाएगी या मतलब रिजल्ट भी, या ऐसा थोड़ा सा होता है कि सीट कम हो? देखिए, ऐसा होता है कि हमारा प्रयास होता है कि सीटें खराब ना हो। तो जैसे आपने देखा होगा वीडियो की परीक्षा हुई थी, हमने 1.5 महीने में उसका रिजल्ट निकाल दिया था। हमारा ये प्रयास था कि रिजल्ट निकाल दो ताकि उसकी जो डीवी टाइम से हो जाए, और जो पटवारी परीक्षा के बच्चे हैं उनको नुकसान ना उठाना पड़े, और वीडियो के साथ में पटवारी खट्टा रिजल्ट जाए, खट्टी नियुक्ति हो जाए। लेकिन विभागों की अलग परेशानियां होती है, अलग चुनौतियां होती हैं, जिसको हम इसके बारे में बोलना मेरा उचित नहीं है। हर एक विभाग की अलग अलग चुनौतियां होती हैं, उनको डीवी कराना होता है, पीएच कैंडिडेट्स की उनको जांच करानी पड़ती है, उनको डेट्स नहीं मिलती हैं जांच कराने के लिए, जो स्पोर्ट्स बच्चों को चेक करने के लिए उनकी जांच पूरी टाइम लगता है, तो उनकी अलग चुनौतियां हैं। उसकी वजह से कई बार जैसे वीडियो का भी डीवी को रिपोर्ट नहीं मिल पाई है,
तो हम चाह रहे थे कि टीवी रिपोर्ट आ जाए तो फटाफट रिजल्ट निकाल दें, ताकि पटवारी साथ में वीडियो वाले भर्ती भी साथ में उनको इकट्ठे हो जाए और सीटें खराब ना हो पटवारी की नहीं होती है। तो हमारा प्रयास होगा जितना जल्दी उसका रिजल्ट निकाल पाए। तो अभी L1 L2 की भर्ती है, टीचर्स भर्ती है, उसमें हमारा प्रयास होगा जितना जल्दी हो सके इसका रिजल्ट हम निकाल पाए, ताकि इन लोगों को पहले नियुक्ति मिले बजाय चतुर्श्रेणी के, ताकि उसमें सीटें खराब ना हो। और वैसे चतुर्श्रेणी की भर्ती में वैसे भी अपने पास टाइम बचा होगा वेटिंग लिस्ट ऑपरेट करने का, तो मुझे लगता नहीं कि ये L1 L2 की वजह से चतुर्श्रेणी के बच्चों को नुकसान होगा। सर L1 L2 से सर मुझे याद आ रहा है, आप जिस समय चेयरमैन बने ही थे तो एक केस चल रहा था क्वेश्चन मैटर से रिलेटेड L1 का, जिसमें आप स्वयं कोर्ट में उपस्थित हुए थे। उस समय सर मैंने आपकी शालीनता देखी सर, बहुत सम्मान हुआ उस समय, मतलब मन में होता है सम्मान, कोई कुछ चीजें होती हैं जो दिल को छू जाती हैं। तो शायद उस समय मैं कोर्ट में उपस्थित था, उस समय हम आपको मतलब जानते नहीं थे ऐसे आमने सामने, तो फिर इसलिए बहुत ज्यादा हो नहीं पाया। तो आपको ध्यान नहीं होगा, मुझे ध्यान है कि आप उपस्थित हुए थे, आप समीर जैन के सामने बैठे थे, बिल्कुल आगे की सेकंड रो में थे आप, जी मैं लास्ट में था सर उस समय। ओके। तो सर उस समय आप उपस्थित हुए थे क्वेश्चन मैटर पे, तो ये मतलब ये तो तय है कि आपको शुरू से इस चीज से अवगत है कि ये हर भर्ती में होता है, कोर्ट में क्वेश्चन जाते हैं, यहाँ से भी चेंज होते हैं, मतलब कोई भी भर्ती मुझे नहीं लगता कि फर्स्ट आंसर की और सेकंड आंसर की जो फाइनल आई है दोनों में बिना चेंज के शायद कोई पास आज तक हो ही नहीं। लेकिन सर जैसे हमारे जो भी एक्सपर्ट हैं, तो एक्सपर्ट पर तो हमें भी शक नहीं है, आपको भी नहीं होना चाहिए। तो जो पहली आंसर की आती है और उसके बाद में सेकंड आंसर की जो फाइनल आंसर की होती है, दोनों का जो एक्सपर्ट व्यू है हमें लगता है कि स्टूडेंट्स के सामने रख देना चाहिए, जिससे ये कोर्ट ना जाके पहले ही दोनों का कंपैरिजन कर लें और फिर यहाँ पे फ्री हो जाए कि बच्चा कोर्ट क्यों जा रहा है कि सर आपने चेंज क्यों किया वो बताओ। यही तो अभी जैसे अब जैसे 4th ग्रेड का है, कोर्ट के द्वारा नोटिस जारी हो चुके हैं बोर्ड को यहाँ तो आपके लिए कि साहब आप जवाब दो कि आपने क्यों चेंज किए। तो ये बच्चा वहां पे पैसे खर्च कर रहा है, मतलब कितना बड़ा पैसे का खेल है ये, आप समझ लीजिए कि यदि तो 50,000 बच्चा भी रेट लगा देगा बड़े आराम से, और यदि एक बच्चा 3,000 4,000 5,000 रुपए भी तो इसका जब गुणा करते हैं सर बहुत लंबा खेल है सर ये। और ये स्टूडेंट से 5,000 रुपए, वो भी एक गांव में रहने वाले बच्चे से जिसने 4th ग्रेड दिया है। जैसे कई बेड़ों महिलाओं का फोन आया था मेरे पास, उनसे कैटेगरी गलत हो गई है, मैंने कहा बहन आप एक काम करो, आप कोर्ट चले जाओ, मैंने आपका शायद हो जाएगा, मैंने क्योंकि आपके पास वाजिब है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, तो कोर्ट कर देगा मैंने आपका, और फिर मैंने बोर्ड भी मान देगा कि कोर्ट के आदेश हो जाएंगे। तो सर स्थिति ये है सर, 5,000 रुपए नहीं है उनके पास देने के लिए, फिर भी एक स्टूडेंट इस आस में केवल रेट लगा रहा है कि हो सकता है 10 साल बाद काम हो जाए। तो सर हम ये बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दोनों किसी एक्सपर्ट्स का व्यू जारी आपको लगता है रखते कहीं पर, आपको लगता है कहीं पर किसी पब्लिक सर्विस कमीशन में या किसी रिक्रूटमेंट बोर्ड में या यूपीएससी में जो सबसे पुरानी संस्था है, वो लोग डिक्लेयर करते हैं कि किसकी वजह से डिलीट किया गया और पहले बोर्ड का, पहले उसका एक्सपर्ट का क्या व्यू था? कर्मचारी चयन बोर्ड तो 10 साल पुराना ही है, आरपीएस ऐसा करती है? नहीं सर, हमें समस्या क्या है इस चीज में, जी समस्या क्या है इस चीज से? नहीं नहीं सर, नहीं, इनका बात कर रहा हूँ, प्रश्न एक ऐसा होता है ना, ये सारे जो व्यूज होते हैं सारे कॉन्फिडेंशियल होते हैं, जी सर, ठीक है कि नहीं? इसमें जो जो एक्सपर्ट होते हैं उनके भी डिटेल्स होती हैं, उनके भी सिग्नेचर होते हैं, उनके नाम होते हैं, वो सारे एक्सपोज हो जाते हैं, लोग उन पर दबाव डाल सकते हैं, उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। तो सारी डिटेल्स हमको कॉन्फिडेंशियल रखनी पड़ती है, और यही कारण होता है कि सभी, चाहे किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन हो, कोई भी बोर्ड हो, आप बता दें यूपीएससी आरपीएससी पुरानी संस्थाएं, यदि वैसे डिक्लेयर करते हैं हम इनको फॉलो कर लेंगे, हम भी डिक्लेयर कर देंगे, और सारी डिटेल्स कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है। कोर्ट में भी तो सर देते ही है ना। हाँ, तो कोर्ट में स्पेसिफिक देनी पड़ती है, और उसके बाद उसमें डिटेल्स देते नहीं है कि हमारे एक्सपर्ट कौन थे। नहीं सर, वो हम पहले भी कर सकते हैं ना। हाँ सर ये तो एक्सपर्ट नहीं चाहिए, देखो उनको आप, डिटेल चाहिए, हमें केवल प्रश्न का डिलीट क्यों किया, क्या कारण रहा है, और वो पहली परीक्षा में भी सर पूछा गया आपकी बोर्ड की। नहीं नहीं वो बिल्कुल ऐसे सही प्रश्न है, है सर वो सर। आपकी जो डिमांड है बिल्कुल जायज है, हर एक बच्चे को जानने का पूरा हक है कि क्या होना चाहिए, लेकिन जो प्रोविजन अभी है उसके हिसाब से भी नहीं है। तो इसमें विचार करूंगा कि ऐसा, कीजिए सर थोड़ा सा विचार करूंगा कि ऐसा हो सकता है, तुम करेंगे, क्योंकि देखो आप कुछ भी करते हो तो काम बढ़ जाता है बहुत सारा। अब ये सारा काम लिखित में होता ही है, ये जो लिखित है ना, सारे एक्सपर्ट्स लिखित में सब जवाब देते हैं, आप उसको फिर आप टाइप करके हर एक को बताओ, भाई एक परीक्षा हो साल में, आदमी कर सकता है। अभी हम एग्जाम कराने वाले 30 टीचिंग एसोसिएट के एग्जाम की, 30 तो उसमें की बनेंगी, 30 की एक्सपर्ट रिव्यू बनेंगे, उसके दोबारा फिर उसके बाद सेकंड टाइम होगा, सेकंड दोबारा रिव्यू बनेंगे, काम बहुत पड़ जाता है, हमारे पास इतनी हमारे पास मैन पावर नहीं होती है। और दूसरी बात, इसके अंदर कई सारे इश्यूज होंगे जो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया इसके ऊपर, क्योंकि यदि दूसरे कोई बोर्ड करता होता, कोई आरपीएससी करता होता, तो फिर भी एक बार सोचता कि हम भी कर सकते हैं फिर तो। लेकिन सर आरपीएससी तो संवैधानिक संस्था है, अपना तो इंडिविजुअल है। नहीं वो तो कोई बात नहीं, नहीं इसका देखो प्रोसीजर सबका सेम है, प्रोसेस सारा सेम है, प्रोसेस बात फर्क नहीं पड़ता कि वो क्यों नहीं करें, क्यों नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हैं यदि ऐसा होता होगा तो विचार करूंगा मैं, यदि लगेगा ऐसा कर सकते हैं तो सोचूंगा इसके ऊपर। पर मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगता है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा काम पड़ जाएगा, फिर हर एक आप पूरी डिटेल्स को आप टाइप करो, उसको फिर आप बताओ, क्योंकि आप उसका सिग्नेचर बता नहीं सकते कि कौन सिग्नेचर है, कौन एक्सपर्ट है, तो काम काफी बढ़ जाएगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे आपकी भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा गया उसी वजह से, वो वाला क्या सीन है सर? क्या चीज? जैसे कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षा में आज के 3 साल पहले, कोई 5 साल पहले प्रश्न पूछा गया है, उसी को उस टाइम क्या ऑप्शन माना, अभी क्या ऑप्शन मान रहे हैं? देखो
बात उस समय और पुराने का हम ऐसे कंपेयर नहीं करते। जो हमारे एक्सपर्ट होते हैं उनको बताते नहीं भाई इस सवाल पहले 2012 में पूछा गया था, उसका आंसर ये था, फिर 2018 में पूछा गया आंसर ये था। ये हम बताते थोड़ी, कोई हमें पता ही नहीं होता। अब मुझे नहीं मुझे कैसे पता होगा कि 2018 में कौन सा सवाल पूछा गया था? नहीं सर, लेकिन नहीं, आप समझो मेरी बात, समझो समझो आप समझो मेरी बात, आपकी बात समझ गया मैं, आपकी दुविधा परेशानी समझ गया, बच्चे की परेशानी दुविधा समझ गया मैं तो कह रहा हूँ सीधी सी बात, मेरे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो मैं चेक करके बताऊं कि 2018 में पूछा गया था क्वेश्चन, उसके वर्डिंग्स क्या थे, उसके ऑप्शन क्या थे। मुझे पता होता है ना, मैं चेक करता हूँ ना, मैं उसमें इंटरफेयर करता हूँ। क्वेश्चन सीधे एक्सपर्ट के पास जाता है, वो चेक करता है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, वो आंसर देता है। उससे कोई इसका बायस नहीं कि पहले पूछा गया तो ए दो तो ए देना पड़ेगा। अरे भाई एक गलत तो क्यों देना पड़ेगा? मान लो किसी ने पहले गलती की तो दोबारा गलती दोहराई क्यों? तो जो उसको लगता है सही है उसका आंसर वही देता है वो। अब आज की तारीख में वो सही है तो उसको सही मान के देता है वो। मतलब वही सर रास्ता, यही कोर्ट के रास्ते खुले, आप जाओ तुम्हारी इच्छा। नहीं बिल्कुल, वो तो नहीं, कोर्ट रास्ता हमेशा खुले रहे, कोर्ट रास्ता हमेशा खुले रहे। लेकिन आप चाहो कि हम उसको बता दें एक्सपर्ट को कि इसको पहले पूछा गया इसका आंसर ये था, इसको आप यही करो, फिर तो एक्सपर्ट का मतलब क्या हुआ? फिर तो हम खुद ही आंसर देते हैं उसका बना के। तो एक्सपर्ट डिसाइड करता है कि उस समय उसको क्या पढ़ाता है, वो क्या आंसर सही है। और ऐसा कई बार होता है कि जो बुक में लिखा था उसको एक्सपर्ट सही नहीं मानता कि बुक में गलत प्रिंट कर रखा है, गलत उसमें आंसर दे रखा है, ये पुराने एडिशन के बुक है, नए हम ऐसे पढ़ाते हैं, फिर अपने हिसाब से आंसर देता है वो, और हमको मानना पड़ता है और मानना भी चाहिए। ये तो एक्सपर्ट बनाने का मतलब हुआ। प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो जाती है बुक्स में, प्रिंटिंग मिस्टेक भी कई बार होती है, कई बार अलग बुक में अलग अलग वर्जन लिखा होता है, एक ही शब्द को अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा होता है। तो लेकिन एक्सपर्ट बताता है हम इसको ये पढ़ाते हैं, हम उसको सही मानते हैं, हम उसे दे देते हैं, है ना? बिल्कुल सर, ये बात तो सर आपकी सही है कि एक्सपर्ट इसीलिए रखते हैं क्योंकि सबके अपने अपने काम है। आप एज ए चेयरमैन आपका अपना काम है, एक्सपर्ट का अपना काम है, तो वहाँ पे एक्सपर्ट का व्यू ही चलेगा। लेकिन सर 2 साल पहले एक प्रश्न आया है, क्योंकि हिंदी में ये हमें भी, स्टूडेंट्स को भी समझ में आता है, हमें भी समझ में आता है कि कौन सी चीज बदल सकती है, कौन सी नहीं बदल सकती। ऐसे ही सर इस बार 4th ग्रेड में बदला गया है। आप बोल रहे हैं सर एक्सपर्ट काम है, हो सकता है एक्सपर्ट या तो उस समय गलत थे या आज गलत है, कोई ना कोई सर एक तो गलत है। लेकिन सर ऐसी जब कंडीशंस होती हैं, ऐसी स्थिति आती हैं, तो सर आपको नहीं लगता जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी विश्वसनीयता कहीं ना कहीं एक नीचे आती है, उनकी विश्वसनीयता पे खतरा होता है, और फिर एक्सपर्ट की विश्वसनीयता जैसे ही नीचे आती है सर बोर्ड पे सवाल उठते हैं। बिल्कुल सही है, ये हमारी प्रॉब्लम है, इसको मैं कुछ सोल्यूशन बता नहीं पाऊंगा, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि एक्सपर्ट समय गलत हो सकता है या भी गलत हो सकता है, हो सकता है बिल्कुल। सर एक लाइब्रेरी के बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं बच्चों के, काफी टाइम से आपके मीम्स भी बनाकर डालते हैं एक्स के ऊपर, तो इस पे थोड़ा सा बता दीजिए कि ये रिपोर्ट नहीं आई है, क्या लेट होने का कारण? नहीं, मैंने बता दिया आपको, मैंने कई बार बता दिया इसके बारे में। विभाग भी चाहता है, विभाग हमको 5 बार रिक्वेस्ट कर चुका है, लेटर भी दे चुका है कि साहब इसका रिजल्ट निकाल दीजिए, लेकिन हमने रिजल्ट रोका हुआ है, जानबूझ के रोका हुआ है। क्यों रोका हुआ है? हम तो सेकंड रिजल्ट निकाल चुके हैं, इसका क्यों रोकेंगे? आप सोचो जरा, विचार भी करना मन में, हमारी क्या मंशा हो सकती है, हम क्यों रिजल्ट रोकेंगे? हमको इससे क्या फायदा होने वाला है? हमारी मंशा सिर्फ ये है कि इस रिजल्ट को निकालने के, हम रिजल्ट निकाल दें बिना प्रोविजन के लिस्ट क्लियर किए हुए, बिना जो जांचे हुए कि सारे बच्चे क्लियर है। फिर क्या होने वाला है? दो चीज होंगी। पहला तो होगा कि मान लो हम बच्चों को प्रोविजन करके छोड़ दें, पी लिख दें उनके जगह पर, और फिर रिजल्ट निकाल दें। जहां पर वो बच्चे पी वाले बच्चे जहां पर पात्र हुए तो सही है, जहां अपात्र हुए वो सीट बेकार हो जाएगी, वो सीट बैकलॉग में जाएगी। जिस भी बच्चे को हम प्रोविजन करके हमने रिकमेंड करके भिजवा दिया एडमिशन सा, और बाई चांस वो बच्चा अपात्र हो जाता है तो वो सीट खा जाएगी बैकलॉग में, उसमें पर सीट नीचे लेके नहीं आ सकते ऊपर, समझ गए आप? तो हम वो प्रोविजन वाला कर नहीं सकते। और मान लो हम प्रोविजन के बिना निकाल दें रिजल्ट, जो बच्चे प्रोविजन को हम कंसिडर नहीं करें रिजल्ट निकाल दें, तो फिर क्या होगा? फिर हमको दोबारा रिजल्ट निकालना पड़ेगा, उसमें रिशफल होगा। तो जो बच्चा शिक्षा विभाग में गया है वो संस्कृत विभाग में जाएगा, उसकी चॉइस थी शिक्षा विभाग, मगर उसकी मेरिट में कम है तो शिक्षा विभाग जाना, संस्कृत विभाग जाना पड़ेगा, फिर वो जाएगा कोर्ट के अंदर कि साहब मुझे आपने संस्कृत विभाग दे दिया। तो ये पहले हो चुका है, ये हम पहली बार नहीं करने वाले ऐसी भर्ती, ये मल्टीपल डिपार्टमेंट भर्ती पहले कर चुके हैं, जूनियर इंजीनियर भर्ती में कर चुके हैं, और हमने तभी भी ये स्टैंड रखा था, हमने उनको क्लियर नहीं किया था। हम क्यों चाहेंगे उधर डिले करना? आप सोचो ना, हमारे को बोलते हमारी क्या मंशा होगी डिले करने की? विभाग चाह रहा है, मुख्यमंत्री कार्यालय चाह रहा है, डीओपी चाह रहा है, सब चाह रहे हैं, फिर भी हमने रिजल्ट रोक रखा है। इसकी वजह से रोक रखा है कि वो जो बच्चे जो कि बिल्कुल बॉर्डर लाइन केसेज हैं, जो कि वेटिंग में है, और बच्चे जो अपात्र होंगे उनकी जगह दूसरे बच्चे आ पाएंगे, नहीं तो सारे बच्चे बेकार हो जाएंगे। ये मान लो 10 बच्चे, 20 बच्चे, 50 बच्चे, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, और या फिर लिटिगेशन होगा। तो ये 2 कारण इसकी वजह से हमने इसको रोका हुआ है, और हमने रिक्वेस्ट किया शिक्षा विभाग से जितना जल्दी हो सके इसकी प्रोविजन इसको क्लियर किया जाए, उसका हम रिजल्ट निकाल देंगे। सर तो जो भी बच्चे कमेंट कर रहे हैं रिजल्ट्स के लिए, तो सर की मंशा साफ है, क्लियर है कि सर की तरफ से 1% को रिजल्ट नहीं रोका जाता, तो आप परेशान नहीं होंगे। बहुत सारे कारण होते हैं जो डीई में भी लगते हैं, और बहुत सारे तुम गलतियां भी कर देते हो, तो उनको सुधारने में भी बहुत सारी चीजें होती है। तो सर का आज मुझे क्लियर हुआ है, बाकी मैं भी तुम्हारे टिप्स वगैरह को रिपीट करता था, लेकिन आज पता लगा है कि बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलती हैं और होती रहती है। सर कुछ क्वेश्चंस टेक्निकल, अभी बस 5 मिनट में काम है मेरे को। एक सर ओटीआर प्रॉब्लम हो गई थी मानो बच्चों के, तो आगे उनसे जैसे ये फेच होता रहता है उनसे, ये गलतियां बहुत करते हैं, फिर सर उनको पूछते हैं, एक तो वो, और एक जैसे 2 गुना का रिजल्ट आ गया, अब कोई आवेदन में कैटेगरी में कोई चेंज वगैरह ऐसा कुछ, थोड़ा 1-2 टेक्निकल क्वेश्चन इनके नहीं, ओटीआर में तो प्रावधान है इसको चेंज करने का, तो एडिट करने का प्रावधान है, अपना एप्लीकेशन दे सकते हैं आरपीएससी को, उसके थ्रू एडिट कर सकते हैं। और जहाँ तक 2 स्क्रूटनी फॉर्म के अंदर है उसमें अभी एडिट का प्रावधान नहीं है। अगर आपको मैंने पहले बताया था, मान लो उन्होंने कोई गलती की हुई है,
कुछ तो आके बता सकते हैं, एफिडेविट दे सकते हैं। हाँ। और जब डीवी के टाइम पर तो मेरे को लगता है कि वो, लेकिन मान लो उसकी कैटेगरी इसमें कुछ दी हुई है तो चेंज नहीं हो सकती। जो कैटेगरी आपने पहले दी आपको उसी में मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि रिजल्ट कैटेगरी आधार पर बनाए। यदि आप अभी चेंज करते हो तो हमको पूरा दोबारा रिजल्ट बनाना पड़ेगा, दोबारा नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा, सब कुछ दोबारा करना पड़ेगा, जो हम नहीं कर सकते। इसलिए आपको आपकी कैटेगरी में ही देखा जाएगा। यदि आप उस कैटेगरी में नहीं हो तो आपको उससे मुश्किल होगी। और सर एक रीट की जो आंसर की है, रीट के नहीं कह रहा हूँ मैं सर, सबका एक मेरा भी डाउट रहता है सर, 1-1 2-2 महीने लगा देते हैं रीट आंसर, मतलब कोई भी आंसर की में, फिर भी आंसर की में कमी आती है सर, डिलीट प्रश्न मिलते ही हमको। तो ये इतना सब टाइम लगाने का कारण? इसका कारण ये है कि क्वेश्चन पेपर हम नहीं बनाते, एक्सपर्ट्स दूसरे होते हैं। हमको वैलिडेशन करना पड़ता है कि जो आंसर की बनाई है वो सही है कि नहीं, और उसके बाद में कमी रह सकती है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। क्यों नहीं रह सकती? क्यों नहीं रह सकती कमी? नहीं रहती है, इसलिए हाँ कह रहे हैं कि तो रह थोड़ा सकती है। फास्ट दे दो, फिर वो कमेंट नहीं, आप देखो ना कितना फास्ट किया हमने। आप जितनी परीक्षाएं 10 साल के अंदर हुई है, 2014 से 2023 तक कितनी परीक्षाएं हुई हैं? 107 परीक्षाएं हुई हैं। 1,38,000 बच्चों की भर्ती हुई है, 1,38,000। और हमने 2024-2025 2 साल और 2026 अभी जनवरी के अंदर इन सबको मिला के 130 परीक्षा करा दी है, और 1,28,000 बच्चों की भर्ती के एग्जाम करा दिए। तो अभी ये बिना फास्ट कैसे हो गया ये? आप सोचो जरा, जितना काम 10 साल में हुआ उन्हें 2 साल में करने का प्रयास किया। अब उसमें की वैलिडेशन का हमने साइमल्टेनियसली कर रहे हैं। आप देखो कितने एग्जाम कर रहे हैं, तो टाइम लग रहा होगा, जो भी कुछ हो रहा होगा, लेकिन फिर भी देखो पूरा प्रोसेस कितना फास्ट हो गया है। अभी तो कर पा रहे हैं सब कुछ में। तो आप हम हमारी तरफ से प्रयास कर रहे हैं जितना हो सकता है, जितना जल्दी करने का है। आप देखो ना वीडियो भर्ती में कितना जल्दी मैंने रिजल्ट निकाला, कैसे निकाला? हमारा प्रयास है। हम ऑनलाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं, मल्टीपल लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं, मल्टीपल टीम का इस्तेमाल कर रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं। फिर भी आप 100 काम करेंगे तो 5 काम गलत होंगे, क्वेश्चन गलत बनेंगे, कुछ क्वेश्चन डिलीट होंगे ही होंगे, ये सब चीजें रहती हैं। पर यदि डिले हो रहा है इसमें की बनाने में, तो क्या ओवरऑल प्रोसेस में डिले हुआ? बताओ कौन सी वाली भर्ती जो डिले हो रखी है? पहले जो भर्ती आप कहते थे पंचवर्षीय योजना होती थी, ऐसे बोलते थे बच्चे मेरे को, ऐसा हर भर्ती पंचवर्षीय योजना होती है। आप बताओ कौन सी भर्ती जो पंचवर्षीय योजना है? सर हम सभी यहाँ पे आ रहे थे तो उससे पहले सभी बच्चों का एक ही निवेदन था आपसे कि एक तो ये जो 1 वर्ष वाला वेटिंग रूल है इसका आप मतलब जितना हो सके सपोर्ट करें, क्योंकि यहाँ से लागू नहीं होगा, सरकार के स्तर पे लागू होगा, वो हम सबको पता है। इसके अलावा जितनी भी प्रक्रिया दिन भर्तियां हैं इनको 4th ग्रेड से पहले केवल मतलब ये नहीं रिजल्ट दे दिया, ज्वाइनिंग का कोशिश किया जाए, क्योंकि यदि बच्चे को ज्वाइनिंग नहीं मिली तो 4th ग्रेड ज्वाइन करेगा सर, ये तय है। क्योंकि बच्चा एक दिन का भी रिस्क नहीं लेता सरकारी नौकरी पे, कल को पता नहीं क्या हो जाए। ज्वाइनिंग से पहले बच्चा मानता नहीं कि हाँ मैं सरकारी नौकरी में हूँ। और फिर 4th ग्रेड में तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि यदि ये छोड़ देता है तो इसको कुछ ना कुछ पैसे देने पड़ेंगे, या होते हैं फाइन चार्जेस जो होते हैं ट्रेनिंग वगैरह के, तो इसमें तो ऐसा अभी कुछ नहीं है, बच्चे बड़े धीरे से छोड़ेगा इसको। तो इससे पहले इन सबको ज्वाइनिंग करके क्लियर करा दिया जाए सर। जो हमारा प्रयास हमारे हाथ में जो होगा हम जरूर करेंगे, जितना हमारा बन सकेगा। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विभागों के हाथ में होता है, हम उसको कुछ नहीं कर पाते, और जब तक वो नहीं होता है तब तक हम उसका रिजल्ट नहीं निकाल सकते। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। और रिजल्ट निकालने के बाद में नियुक्ति विभाग करता है, तो वो कब और कैसे करेगा उसके पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो हमारे जो कंट्रोल में है हम वो जितना जल्दी हो प्रयास करेंगे, और हम परस्यू भी करते हैं, हम बात भी करते रहते हैं विभागों से। जैसे वीडियो से मैं वीडियो की भर्ती के बारे में मैं कई बार बात करता हूँ, उनकी भी चुनौतियां होती हैं, उनकी परेशानियां होती हैं, उनको डेट्स नहीं मिलती है मेडिकल की और कईयों की, तो कई बार डिले हो जाता है। एक लास्ट सर सुझाव है, एक सुझाव तो सर मेरा कार्बन कॉपी वाला बिल्कुल आप स्वीकार करना, उसको नीचे रख लेंगे सर। एक दूसरा सुझाव सर ये है कि जैसे कोई भी भर्ती, जैसे मान लो मैं 21,000 पदों पे भर्ती का उदाहरण दे रहा हूँ 2021 का या 2022 कोई भी मान लो सर, लास्ट तक बच्चे को ये नहीं पता चलता कि अभी भी इसमें कोई वेटिंग की है या सीट आने वाली है या किसी सीटों पे रिजल्ट रुका हुआ है। तो जो सर मैंने एक साइकिल देखा है आपका, जो अपने RFSSB की साइट होती है कि सबसे पहले फॉर्म भरो, फिर उसके बाद एग्जाम एडमिट कार्ड, ऐसे 10 या 12 कुछ पहले देखे हैं। तो उसमें एक लास्ट में एक स्टेप भी इसमें वेटिंग या अभी कितनी पेंडिंग रिजल्ट निकल चुका हो, इतना तो बाकी है सर। ये थोड़ा सा बड़ा रहता ही है कि दिमाग में कि अभी भी मतलब और वेटिंग आ सकती है। जैसे रीट 2021 वालों को भी अभी भी उम्मीद है, 2022 वालों को भी उम्मीद है कि भाई अभी भी ये भर्ती पूरी नहीं हुई है, अभी भी कुछ ना कुछ रिजल्ट रुके हुए हैं। ठीक है, देखो प्रयास करते हैं कि हम उसका कुछ अपडेट दे सकें इस तरह से। हाँ सर, इसके ऊपर थोड़ा सा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, हमारे साथ जुड़े आप। और बाकी सर मैंने पहला अध्यक्ष से देखा है, जो हमको भी हमारे जैसे सर, हमको जैसे छोटा मैं तो इन्फ्लुएंसर हूँ, हमारे जैसे लोगों को भी आप अलाउ करते हो, ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी। और आप मतलब एक्स के ऊपर मेरा ही नहीं, आप सभी का देते हैं रिप्लाई, और वो चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी सर। आप सोशल मीडिया पे एक्स पे कनेक्ट हैं, और हम तो ये कहेंगे कि सर आप जैसे मान लो यहाँ पे कार्यकाल होता है तो आपका बढ़ता रहे, और बाद में भी अगर आप चले जाए तो हम आपसे टेक्निकल कोई प्रॉब्लम या कुछ होगी तो हम आपसे जरूर एडवाइस लेंगे। और आपका सर ये दिल से धन्यवाद। जो भी 15 लाख 20 लाख परीक्षाओं में बैठते हैं ना भर्ती में, वो सब भी आपको कहते हैं, कभी भी छोटी मोटी सर कभी हो जाती है, जैसे मान लो ट्विटर पे आप उसका बुरा नहीं मानते, बाकी ब्लॉक कर देते हैं। जैसे आप भी चाहो तो हमको ब्लॉक कर सकते थे, हम क्या कर लेते, लेकिन सर आपने उसको बुरा नहीं माना और आप हमसे जुड़े रहते हैं। और हो सकता है हम हमारे कोई सुझाव छोटे मोटे बच्चों जैसे भी आपको लगे तो भी आप हमको बच्चे समझ माफ कर देते हैं। तो ये चीजें जो इंटरेक्शन हुई ना सर, इन चीजों से काफी मतलब मैं सोच नहीं सकता इतना प्रभाव पड़ा है, और बेरोजगारों को भी बहुत फायदा मिला है। बहुत सारे कोर्ट जाने से रुके हैं, बहुत सारे मतलब पैसे लगाने से, बोर्ड आने से रुके हैं। जैसे हम आ गए तो आज इतने सारे पर्सन सर जैसे मैंने किए, तो मतलब बहुत सारे बच्चे यहाँ आते ना, बाहर आते, उनका किराया लगता, रहने खाने का लगता, रूम किराया लगता, इतने सारे उनके पैसे हमने बचाए। तो ये आपकी वजह से हुआ सर।
ना मेरी वजह से हुआ ना किसी से, आपकी वजह से। तो मैं सर स्पेशल थैंक यू देना चाहूंगा आपको, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आप ऐसे युवाओं के लिए आप काम करते रहें और आप हमारे दिल में हमेशा हमेशा जगह बनी रहेगी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। लास्ट कोई संदेश सर आप देना देखो, संदेश ये कि आप कोई छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर नहीं हो। यदि आप अपनी जिंदगी के अंदर 2-4 बच्चों को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हो, उनको आप सही रास्ते पे ला सकते हो, उनको आप अच्छा नागरिक बना सकते हो देश का, तो आप बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हो। और मैं आप सबको बहुत शुभकामना देता हूँ। आप यहाँ पर आए, आपने इतनी तकलीफ उठाई और आपने इंटरव्यू लिया, और आप ये इंटरव्यू आप बाकी लोगों को दिखाएंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे जो मन में भ्रांतियां हैं वो कम होंगी, और मैं पूरा प्रयास करूंगा जो आपने बातें बताई, सुझाव दिए, उस पर कुछ ना कुछ अमल करने की। सर एक और लास्ट एक छोटा सा इसमें कि जैसे हम इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत सारे हमारे को आरोप लगाते हैं कि आपकी वजह से ये भर्ती रिजल्ट रुक गया, आप ये कर रहे हो, आप इस मुद्दे पे आवाज नहीं उठा रहे हो। तो सर इसमें भी एक छोटा सा आप बता दीजिए, हमारी वजह से कोई भर्ती रुक सकती है सर? देखो, ऐसा होता है कि जब आप कुछ भी आप काम करते हो, तो आप तैयार रहना चाहिए जिम्मेवारी लेने के लिए। तो आप यदि इन्फ्लुएंसर हो, आपके पास फॉलोअर्स हैं, लोग आपको देख रहे हैं, तो आपको जिम्मेवारी तो उठानी पड़ेगी। आपको आरोप तो सुनने पड़ेंगे, तो आरोप प्रत्यारोप इल्जाम तो सुनने ही पड़ते हैं। तो इसलिए उससे घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। और जब भी आप अच्छा काम करते हो, सच के रास्ते पे चलते हो, आपको बहुत लोग पत्थर मारेंगे, आपको बहुत गालियां भी देंगे, वो चाहेंगे कि आप वहां से हट जाओ, आप रास्ता छोड़ दो। मगर आदमी कोई सक्सेसफुल होता है जो कि वो चलता रहता है और घबराता नहीं है और डरता नहीं है। तो आप बिल्कुल डरो मत, आप चलते रहो, और लोग बोलते रहेंगे, जितने उतनी बात हो, जितने लोगों का काम है कुछ कहें। सब बताऊं तो मेरे जो पिताजी हैं वो भी एक्स सर्विसमैन है सर। अरे वाह, हाँ, आर्मी से रिटायर्ड है, राजरफ से हैं। अच्छा। तो फिर कहीं ना कहीं जो फौजी लोग होते हैं उन मन में क्या बहुत ज्यादा सम्मान का भाव होता है। और फिर मेरे पिताजी तो जीडी से हैं, तो उन्होंने क्या बोले वाले इंसान होते हैं, उन्होंने क्या मार्केट इतना देखा नहीं होता है, वहीं पे रहे होते हैं। तो कोई भी चीज करने से पहले मतलब 5 बार फोन करना, पूछना, मतलब वो एक स्वभाव है बहुत अलग तरीके का। तो फौजियों के लिए मतलब बहुत ज्यादा सम्मान हो जाता है सर, इस नाते भी मतलब बहुत ज्यादा सम्मान है। फिर इसके बाद मिलने के बाद में जो सकारात्मक ऊर्जा महसूस होना, हमारा सर काम होता है, चाहे हम टीचर हों, टीचर के लिए चलो हम अपनी एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो ठीक है, हमारा वो बस वहां तक एक काम है, क्योंकि हमें आता है, हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से जितना फ्री हो सकता है हम पढ़ा देते हैं। हमारा कोई और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद में जो सही सूचना देना होता है या सही जानकारी देना होता है, वो भी मुख्य काम है। मतलब टीचर कम, शायद यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर बहुत ज्यादा हो रखे हैं हम लोग, ये वास्तविकता है सर आज की। टीचर तो कम शाम के 2 घंटे हैं शायद, बाकी टाइम तो सच बोलने वाले हैं। लेकिन सर हम जब भी सच बोलते हैं ना, तो सच शायद बहुत कम लोगों के लिए अच्छा होता है, क्योंकि कोई भी वैकेंसी में बहुत कम बच्चे होते हैं जिनका सिलेक्शन हो रहा होता है। 1000, 2000, 3000, 5, 10,000 जो भी वैकेंसी होती है, बाकी तो विपक्ष में ही होते हैं सर। उस समय सर वीडियो के नीचे जब भी हम देखते हैं कमेंट्स, मतलब जिस प्रकार के होते हैं, लेकिन सर आप इतना सच बोल के कैसे फेस करते हो इनको? कोई ट्विटर से लेकर और कहाँ था सर, मतलब क्या क्या नहीं बनाया सर आज तक लोगों ने आपका। और आपने सर कभी गुस्सा नहीं किया है, ये क्या राज है सर? आप तो ये आर्मी में अभी 2 मिनट लगे बंदूक से मतलब शाम को ऐसे नहीं होता, कुछ देखा, अच्छा अभी बताता हूँ, ठंडा हो नहीं, ये नहीं करना है, अच्छा वाला भेजना है हमें। नहीं, देखो, मेरी उम्र अभी 63 साल हो गई है, थोड़ी मैच्योरिटी तो होनी चाहिए ना आदमी के अंदर, कि भाई ठीक है, बच्चे बोल रहे हैं, और बच्चे कैसे पीड़ा में भी होते हैं। ऐसा भी नहीं कि सारे बच्चे ही जानबूझकर ऐसा गलती बोल रहे हैं, पीड़ा में होते हैं। लाइब्रेरियन के बच्चे परेशान हो रखे हैं, जो बच्चा सही है, जिनका सही डॉक्यूमेंट्स हैं, डीवी हो रखा है, अब उनके घर वालों को पूछते रहते होंगे, तो मतलब बहुत ही जाहिर सी बात है कि उनको परेशानी हो रही है, दुख हो रहा है, डर लग रहा है। वीडियो वाले बच्चे को जो पटवारी बच्चे को डर लग रहा है कि वीडियो के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा, सीट छूट कर जाएगा वीडियो में, तो हर एक बच्चे को डर लगा रहता है। तो ये बहुत ही वाजिब और व्यवहारिक चीज है कि ऐसा होगा ही होगा। तो जब ऐसे बच्चे बोलते हैं, मैं ऐसा मान लेता हूँ कि शायद कोई कारण होगा, बच्चा पीड़ा में होगा, परेशानी में होगा, ऐसा बोल रहा है। और मुझे दिखता भी कई बार कि बच्चा जानबूझकर उकसाने के लिए बोल रहा है। कोई बात नहीं है, वो अभी उम्र कम है उनकी, मेरी उम्र ज्यादा, तो मुझे थोड़ा सा संयम रखना चाहिए। तो उम्र के साथ में संयम थोड़ा आ जाता है और रखना भी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही सही वक्त आने पर सही बच्चों को पता पड़ जाएगा कि सच क्या है और गलत क्या है, तो फिर शायद वो सम्मान भी करें, उसको सही भी लगे मेरी बात। सर ऐसा कोई कभी कांड हुआ क्या आपके साथ कि जैसे आपको गुस्सा आ गया और आपने किसी साथी को बंदूक से डरा दिया हो? लगा नहीं, कभी ऐसा नहीं करते, आर्मी में ऐसा नहीं होता। नहीं सर, मजाक में। नहीं, कभी ऐसा नहीं, बंदूक से कभी भी, बंदूक खिलौना नहीं है। आर्मी के लोग कभी भी बंदूक से ऐसा नहीं करेंगे, बाकी लोग कोई भी कर सकते हैं, आर्मी के लोग कभी बंदूक को एक सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और कभी भी इसको पॉइंट नहीं करते। बात डराने की भी छोड़ दो, जो राइफल की जो मजल होती है, मजल यानी कि इसमें जो संगीन होती है, संगीन के दरवाजा हिस्सा होता है, उसको कभी पॉइंट नहीं करते आपकी तरफ, हमेशा तो आकाश की तरफ होगी या और किसी तरफ होगी। पॉइंट करना ही, चाहे उसमें एम्युनिशन हो चाहे नहीं हो, ये बहुत बड़ा जुर्म है। तो आर्मी वाला कभी नहीं करेगा, बाकी लोग कर सकते हैं। आप फादर हैं, वो जानते होंगे इस बात को, आप कुछ को तो बताएंगे, आप उनको मेरे जय हिंद बोलना मेरी तरफ से। बिल्कुल सर, ठीक है। तो सर ये है हमारे पास ये लाइसेंस की छोटी सी, तो वो हमारी सुरक्षा नहीं करती सर आजकल घर में, हम उसकी सुरक्षा करते हैं। घर का जो सबसे सुरक्षित स्थान है पिताजी, वहां पे उसको रखते हैं। पता नहीं मैंने कब का देखा है उसे। सर आपने जैसे ही हम आए, आपने एक बहुत अच्छी चीज पूछी सर, दिल को छू लेने वाली चीज है कि किस प्रकार से हम ये जो गड़बड़ियां हो रही हैं या भ्रष्टाचार हो रहा है, इन सारी चीजों को रोक सकते हैं। सर ये जो चीज है सर कि एक बोर्ड का अध्यक्ष होने के नाते इतने लंबे समय से आप अध्यक्ष हैं और लगातार इस चीज को खोज रहे हैं कि किस प्रकार से हम इन चीजों को रोक सकते हैं। सर ये कार्य आपका सर बहुत सराहनीय है। और ये बात मैं सर शाम को यदि यूट्यूब पे लाइव आऊंगा या मतलब जब भी आऊंगा, तो मैं बोलूंगा कि बोर्ड के अध्यक्ष साहब, जब तक आलोक राज जी हैं तब तक आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा सर जो भी कुछ विचार होंगे, जिस भी माध्यम से होंगे, हम आप तक सर पहुंचाते रहेंगे। जैसे अभी मैंने एक बताया कि कम से कम यदि कुछ क्वेश्चन चेंज हो तो कम से कम उनके तो कम से कम जवाब या जो बोर्ड एक्सपर्ट्स के व्यू है वो पेश कर दिए जाए।
जैसे 2-4 क्वेश्चन जो चेंज होते हैं उनके प्राथमिक आंसर की और सेकेंडरी आंसर की दोनों ही नहीं तो सर का अच्छा कंपेयर था कर लें कि लोग। रिवाइज रिजल्ट निकाला इन्होंने, हमको पता लग गया था सर। हाँ, वो रिवाइज रिजल्ट बहुत निकाला शानदार। आपने, जैसे ही आपको पता चला, बहुत लेकिन कम से शानदार कम 2-4-6 क्वेश्चन जो चेंज किए जा रहे हैं, डिलीट किए जा रहे हैं, उनके प्राथमिक आंसर की और सेकंड आंसर की दोनों जारी कर दिए जाएं, बच्चे अपने आप कंपेयर कर लें। क्योंकि सर एक बच्चा यदि वर्ष में 4 वैकेंसीज देख रहा है और एक भर्ती में 5,000 दे रहा है सर, 20,000 का एक गरीब परिवार पे बर्डन जा रहा है सर। बोर्ड, मुझे नहीं लगता कि बोर्ड को इतना ज्यादा बर्डन आने वाला है सर। ठीक है, विचार करेंगे इस पे। बिल्कुल सर। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। थैंक यू बेटा, जय हिंद। बिल्कुल सर, जय हिंद सर।